A very warm welcome dear students and hope that you are fine। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की कंप्लीट केमिस्ट्री। तो उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक के अंदर, और जो भी आपको डेली बेस पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे उनको आप ट्राई करेंगे खुद सॉल्व करने की। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट जो आपका है दैट इज सॉल्यूशंस, ठीक है ना। इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक तो हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना, जो हम डील करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, और इसमें हम सीखेंगे डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पे हम सीखेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है और कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लाज है जैसे हेनरीज लॉ है, रोल्स लॉ है, ठीक है ना। कैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ से, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये यूनिट हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो लिक्विड सॉल्यूशंस में हुआ करते हैं जैसे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। अब देखो कंसंट्रेशन यहाँ पे आ गया, तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉल्यूशंस का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वाटर के अंदर है 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड आयन, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें बचाता है टूथ डिके से, ठीक है ना। पर अगर इसी कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज़ करेंगे अप टू 1.5 ppm, मतलब अगर इसकी कंसंट्रेशन इतनी होगी वाटर के अंदर, तब ये हमारे टूथ को ख़राब करता है, ठीक है ना। और अगर और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फ्लोराइड आयन्स जो है दे कैन बी पॉइजनस। जैसे आपने सुना होगा सोडियम फ्लोराइड जो है इट इज़ यूज्ड इन रैट पॉइजन, है ना, रैट पॉइजन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो दैट मीन्स कंसंट्रेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने सुना होगा और देखते भी हैं आप डेली लाइफ में दैट वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस, जिसमें इंट्रावेनियस इंजेक्शन का हम यूज़ करते हैं ना, आईवी इंट्रावेनियस इंजेक्शन। तो इसके अंदर जो एक्चुअली कंसंट्रेशन होनी चाहिए दैट शुड बी सेम एज दैट ऑफ योर ब्लड प्लाज्मा, ठीक है ना, जिसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आइसोटोनिक नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो यहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे सॉल्यूशंस जो है जैसे सॉलिड सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, जिनको हम एलॉयज भी कहते हैं, उनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। जैसे हमारे पास ब्रॉस है, ठीक है ना, एंड यू शुड नो दैट ब्रॉस जो है इट इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक इसके अंदर होता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज का मेडल दिया जाता है, तो इसके अंदर आपका होता है कॉपर एंड टिन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कॉपर एंड टिन, ठीक है ना, ये ब्रॉन्ज के अंदर होता है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे जर्मन सिल्वर, है ना, जर्मन सिल्वर जो है हर एक को याद होना चाहिए, इसके अंदर कोई सिल्वर नहीं होता है, इसमें भी क्या होता है, कॉपर आपका होता है, जिंक आपका होता है और निकल आपका होता है, ठीक है। तो ये 3 मेटल्स हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे अलॉयज़ हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये सॉल्यूशंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर यूजुअली जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस की, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनमें आपका सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा। ये आगे हम देखेंगे डिटेल में। अभी आप याद रखेंगे दैट सॉल्यूशन जो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं ये एक्चुअली आपका है ट्रू सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन जो है इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, होमोजेनियस है ना, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। आपके पास ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं ये ट्रू सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं जैसे सस्पेंशन होता है, वो तो हेटेरोजेनियस है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशंस की बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका पहला चैप्टर है, तो इसका ये पहला लेक्चर रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ सॉल्यूशन, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो अ सॉल्यूशन इट इज़ डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances कॉल्ड एज कंपोनेंट्स, है ना, जिनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। द रिलेटिव प्रपोर्शन और कंपोजिशन ऑफ विच मे वैरी बिटवीन सर्टन लिमिट्स, ठीक है। अब देखो इससे क्या समझ में आपको आया। पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है दैट सॉल्यूशन जो आपका होता है यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी बताया ट्रू सॉल्यूशन के हम बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा होता है होमोजेनियस, ठीक है ना। ट्रू सॉल्यूशन इज ऑलवेज होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है जिसकी सेम कंपोजिशन होगी, सेम कंपोजिशन, ठीक है ना, कंपोजिशन यहाँ पे इसकी सेम होगी हर जगह पे, एंड सिमिलरली देयर विल बी सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट।
मतलब हर जगह पे प्रॉपर्टीज़ जो होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनको हम कहते हैं, इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगे जिनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहेगा, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स है, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स है तो उसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। टू कंपोनेंट्स जिसके अंदर होंगे उसको हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर यूजुअली हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस की, ठीक है ना। और मुझे बताओ, अगर तीन कंपोनेंट्स होंगे, इफ़ देयर आर थ्री कंपोनेंट्स किसी सॉल्यूशन के अंदर है तो उसको हम बताएंगे टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है ना, या टर्शियरी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर चार कंपोनेंट्स होंगे तो उसको हम कहेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, दैट इनकी जो प्रोपोर्शन है, रिलेटिव प्रोपोर्शन या कंपोजिशन जो है वो वेरी हो सकती है सर्टेन लिमिट पर, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। मतलब कंपोजिशन यूजुअली क्या होती है, सेम होती है, पर ये वेरी भी हो सकती है, बट बिटवीन सर्टेन लिमिट्स, कुछ लिमिट्स है उसके अंदर ही कंपोजिशन रहनी चाहिए, तब हम बताएंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर है और ये ट्रू सॉल्यूशन है। तो ये बात हुई सॉल्यूशन की। अब देखो इसके अंदर जो ये कंपोनेंट्स है, आप ये याद रखेंगे ये कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर कंपोनेंट्स। ये होते हैं नॉन रिएक्टिंग, मतलब ये आपस में रिएक्ट नहीं करते, नॉन रिएक्टिंग। ये टर्म जो यहाँ पे है इसको आप याद रखेंगे, नॉन रिएक्टिंग। जैसे आपने देखा है दैट NaCl जो है, जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सॉल्यूशन बन जाता है और ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है NaCl और वाटर के दरमियान, तो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट है जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा उसका हम सोल्यूट कहते हैं, और वो कंपोनेंट जो एक्सेस में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे NaCl यहाँ पे आपका सोल्यूट होगा, ठीक है ना, ये कम क्वांटिटी में हम यूजुअली लेते हैं, ठीक है, और वाटर यूजुअली ज़्यादा क्वांटिटी में हम लेते हैं, तो ये आपका होगा सॉल्वेंट। सो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हुआ करते हैं, आप इनको नोट डाउन करेंगे, एक है सोल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो सोल्यूट जो आपका होता है ये हमेशा कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जैसे अगर आप लेंगे फॉर एग्जांपल इथेनॉल, इथेनॉल जो है ये भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होता है, और आप वाटर ले रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होता है। पर यहाँ पे अगर आप वाटर ज़्यादा ले रहे हैं तो ये आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और इथेनॉल अगर आप कम ले रहे हैं तो ये आपका सोल्यूट होगा। सो जो कम क्वांटिटी में होता है वो आपका सोल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो इनको आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे टाइप्स। अब देखो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस हुआ करते हैं, एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसको बताएंगे और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बताएंगे, ये एक्चुअली हम कब ये टर्म्स जो है यूज़ कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की, अगर हमारे पास है NaCl और उसको हम वाटर में ले रहे हैं, ठीक है, ये हमने NaCl ले लिया और हम ये डिज़ोल्व कर रहे हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब यहाँ पे मैंने बताया वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सॉल्वेंट है, NaCl आपका सोल्यूट है। देखो NaCl जो है इसकी सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी के बेस पे यहाँ पे हम बताते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मतलब कौन सॉल्यूट कितना सॉल्युबल होगा एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, वो ही होती है सॉल्युबिलिटी। इसको हम आगे देखेंगे, सॉल्युबिलिटी को डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अभी बस इतना याद रखो, NaCl की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब अगर आप 100 ग्राम वाटर ले रहे हैं तो उसके अंदर 36 ग्राम NaCl डिज़ोल्व होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 37 ग्राम ले रहे हैं तो वो जो 1 ग्राम एक्स्ट्रा आपने इसमें डिज़ोल्व किया वो यहाँ पे सेटल डाउन होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा, वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द बीकर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है। अब देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे आप डिफाइन करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप और सोल्यूट जो है उसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने मैक्सिमम डिज़ोल्व किया जितना होना था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको बताएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे NaCl जो है आपने ले लिया 36 ग्राम NaCl और इसको डिज़ोल्व किया 100 ग्राम वाटर के अंदर, तो पूरा का पूरा ये डिज़ोल्व होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आपका होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है।
तो दैट मीन्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज दैट इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी फर्दर डिजॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना। अब देखो अनसैचुरेटेड ये कब था, अनसैचुरेटेड ये तब था जब आपका सोल्यूट जो था 36 ग्राम से कम था। फॉर एग्जांपल अनसैचुरेटेड की अगर हम एग्जांपल देनी होगी तो हम ऐसे देंगे कि फॉर एग्जांपल आपने 10 ग्राम NaCl ले लिया और इसको डिज़ोल्व किया 100 ग्राम वाटर के अंदर, किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये तो पूरा डिज़ोल्व होगा। अभी और भी डिज़ोल्व हो सकता है अप टू 36 ग्राम, तो ये तब तक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा जब तक इसमें आप और सोल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। डिज़ोल्व इसके अंदर हो जाएगा तब तक ये अनसैचुरेटेड है। पर जो ही आप 36 ग्राम तक पहुंच जाएंगे उसके बाद ये बन जाएगा सैचुरेटेड, क्योंकि अब इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो पहुंच गई, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे बस इतना सोल्यूट जो है NaCl इसमें आप डिज़ोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो दैट मीन्स 5 ग्राम NaCl, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम NaCl in 100 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी योर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। सुपर सैचुरेटेड का मतलब ये है कि अब अगर इससे ज़्यादा, मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट है जिसको आप डिज़ोल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर, अगर उसके अलावा हम सोल्यूट को यहाँ पे डिज़ोल्व करेंगे, दैट मीन्स हम बता सकते हैं दैट सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है इट कंटेन्स मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड सोल्यूट, ठीक है ना, एट ए गिवन टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 40 ग्राम NaCl, इसको आपने डिज़ोल्व किया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये जो इस वक्त सोल्यूशन आपका होगा ये सुपर सैचुरेटेड होगा। और इसमें क्या होगा, जो 36 ग्राम के अलावा दैट मीन्स 4 ग्राम जो आपका है एक्स्ट्रा यहाँ पे, वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, वो डिज़ोल्व नहीं होगा इसके अंदर, वो बस यहाँ पे रहेगा एट द बॉटम सरफेस ऑफ दिस बीकर और कंटेनर, ठीक है। तो उस वक्त इसको बताएंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे, अगर आपके पास है सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसको अगर आप क्या कर रहे हैं, इसको अगर आप कूल डाउन कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर इसका आप कम कर रहे हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर कम करेंगे तो ये बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड, ये बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। और अगर इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप हीट अप कर रहे हैं, ठीक है, इसका टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, तो ये बन जाएगा अनसैचुरेटेड, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम देखते हैं, जैसे 36 ग्राम 100 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, अब अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल एट, ये देखा गया एट 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो है 40 ग्राम। 40 ग्राम NaCl आपका जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा किसके अंदर, 100 ग्राम वाटर के अंदर। 100 ग्राम वाटर के अंदर जो है 40 ग्राम NaCl डिज़ोल्व होता है एट 90 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इस सॉल्ट के लिए। ये आगे हम देखेंगे, डिफरेंट फैक्टर्स है जो एक्चुअली अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी रखा है जिससे पूरा क्लियर होगा। देखो कॉलम A कॉलम B है, आपको यहाँ पे मैच करना है। देखो एक है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो बताओ किसके साथ मैच होगा यहाँ पे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। आप ये पहले खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना, इनमें से आप बताएंगे मुझे किसके साथ मैच हो रहा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। और सस्पेंशन तो एक्चुअली हेटेरोजेनस होता है। जब ये तीन आपको समझ में आ गए होंगे तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, देखो किसके साथ मैच होगा, S के साथ ये मैच होगा, क्योंकि क्या बता रहा है S में, दैट मोर सोल्यूट देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना, मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट। जैसे मैक्सिमम अमाउंट मैंने बताया था 36 ग्राम एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो आपका होता है ये मेटास्टेबल होता है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये मेटास्टेबल होता है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज मेटास्टेबल, इस टर्म को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें आप और सोल्यूट क्या कर
कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये P के साथ मैच होगा, लेस सोल्यूट देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। और सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है दैट इज R के साथ मैच होगा, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। और सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन में आप याद रखेंगे नो डिसोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे डिसोल्यूशन नहीं होता है। जैसे मड पार्टिकल्स वाटर के अंदर आपने डाले पर वो थोड़ी डिसॉल्व होगा, वो तो ऐसे ही रहेगा सस्पेंडेड, है ना, तो दैट मीन्स नो डिसोल्यूशन। तो ये है सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ लेट अस डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। हम यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, इसके टाइप्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया। तो टाइप्स कितने होंगे अब इसके? बाइनरी सॉल्यूशन के 9 टाइप्स होते हैं। और ये कैसे आप निकालेंगे? ये आप सिंपली निकालेंगे। देखो कंपोनेंट्स जो है वो 2 है, तो फॉर्मूला यहाँ पे होगी 3 रेज़्ड पावर n। ऐसे निकाला जाता है टाइप्स ऑफ एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 3 रेज़्ड पावर n, n इज़ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स है, दैट इज़ 3 रेज़्ड पावर 2, सो 3 3s are 9। 9 टाइप्स होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के। अब अगर आपको कोई पूछता है दैट जो टर्नरी सॉल्यूशन है या टर्शियरी सॉल्यूशन जो है जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसके कितने टाइप्स होंगे? दैट इज़ 3 रेज़्ड पावर n, n इज़ यहाँ पे 3 है, तो दैट इज़ 27 टाइप्स वहाँ पे इसके होंगे, किसके? टर्नरी सॉल्यूशन। सिमिलरली अब आपके लिए क्वेश्चन है जो क्वाटरनरी सॉल्यूशन है उसके कितने टाइप्स होंगे, वो भी आप निकाल सकते हैं, है ना। दैट इज़ 3 रेज़्ड पावर 4 आ जाएगा, 4 कंपोनेंट्स है ना, ये आप मुझे बताएंगे कितने आ जाएंगे। अब देखो हमें सिर्फ यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन के टाइप्स देख रहे हैं। तो देखो एक टाइप जो सॉल्यूशन है, देखो पहले 3 मैन कैटेगरीज में इसको हम क्लासीफाई करेंगे। एक टाइप जो है आपका दैट इज सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड होगा। तो जैसे यहाँ पे इसका पहला टाइप जो है दैट इज सॉलिड इन सॉलिड टाइप। इसका मतलब ये हुआ सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सोल्यूट भी आपका सॉलिड है। तो जैसे एग्जांपल जो है वो एलॉयज आ जाएंगे। एलॉय जो होता है ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 या मोर देन 2 मेटल्स का, ठीक है ना। इट्स ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। जैसे मैंने अभी बताया ब्रास है, जर्मन सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, जैसे 22 कैरेट गोल्ड है ना। देखो प्योर गोल्ड जो आपका होता है वो होता है 24 कैरेट। तो ये तो 22 कैरेट है, मतलब इसके अंदर कॉपर ऐड किया गया है। तो दैट मीन्स ये आपका सोल्यूशन है, सॉलिड सोल्यूशन है, ठीक है। एलॉयज जो है दे आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड इन सॉलिड टाइप सोल्यूशन। नेक्स्ट जो है दैट इज लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का क्या मतलब है? मतलब सॉलिड आपका क्या है? सॉल्वेंट है, और लिक्विड जो आपका है ये सोल्यूट है। तो जैसे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स है ना, जैसे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है ना। ये जो 5 टाइम्स H2O हम लिख रहे हैं ये 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहा जाता है। जैसे सिमिलरली अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम है ना, सोडियम इसके साथ जब भी मरकरी होगा एज वन ऑफ द मेटल, इसको अमलगम कहा जाता है। सो अमलगम भी एलॉय होता है, बस इसमें एक मेटल होता है मरकरी। मरकरी जो है इट इज़ द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखो नेक्स्ट जो है दैट इज़ गैस इन सॉलिड टाइप। इसमें सॉलिड आपका सॉल्वेंट है और गैस आपका सोल्यूट है, जैसे डिजॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स, ठीक है ना। या इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है दैट इज सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है ना। पैलेडियम जो एक ऐसा मेटल है इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस इजीली एब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है टॉप लेयर पे। तो वो आपका एग्जांपल होगा गैस इन सॉलिड टाइप सोल्यूशन। इसको आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट टाइप्स पे आ जाते हैं दैट इज लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है ना। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें आपका जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। जैसे यहाँ पे पहला टाइप जो है दैट इज सॉलिड इन लिक्विड टाइप। यहाँ पे लिक्विड जो आपका है वो है सॉल्वेंट और सॉलिड जो है वो आपका है सोल्यूट। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्ट या शुगर, कोई भी ग्लूकोज है, शुगर, कोई भी यूरिया सोल्यूशन इन वाटर। अब देखो नेक्स्ट जो है दैट इज लिक्विड इन लिक्विड टाइप, मतलब दोनों यहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूट जो है दोनों लिक्विड्स हैं, जैसे अल्कोहल इन वाटर, मिथेनॉल और एथेनॉल इन वाटर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ गैस इन लिक्विड टाइप, है ना। गैस इन लिक्विड टाइप। अब देखो गैस इन लिक्विड टाइप जो है, गैस आपका यहाँ पे सोल्यूट है और लिक्विड जो आपका है वो सॉल्वेंट है। जैसे आप देख सकते हैं एरेटेड ड्रिंक्स है ना, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका गैस। सिमिलरली ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर, जिसको हम DO कहते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। अब नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं दैट इज़ गैसियस सॉल्यूशंस, जिनमें आपका सॉल्वेंट गैस होगा, जैसे सॉलिड इन गैस टाइप है ना, सॉलिड इन गैस टाइप सॉल्यूशन, जैसे आयोडीन वेपर्स, आयोडीन इन एयर है ना, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर जो है इनके वेपर्स जो है एक्चुअली वो भी सॉलिड ही है, ये आपको याद रखना है। देखो आयोडीन वेपर्स जो है उसको आप गैस नहीं कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो एक होता है गैस और दूसरा जो आपका होता है वो होता है वेपर,
ठीक है। गैस वही होगा जो रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस होगा, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वेपर वो होता है जो रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है, जैसे वाटर है, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, पर जब इसको आप हीट करेंगे तो इसके वेपर बन जाएंगे, ठीक है, पर ये तब भी क्या है, लिक्विड ही है ना। यस, तो आयोडीन वेपर्स, ये कन्फ्यूजन हर एक को दूर होना चाहिए। आयोडीन वेपर जो है ये सॉलिड है, सॉलिड इन गैस टाइप, ठीक है ना। सिमिलरली कैम्फर जो है ये भी सबलाइम होता है, हीटिंग पे डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, पर इसके वेपर्स जो है नाइट्रोजन गैस के अंदर, वो भी एग्जांपल आ जाएगा सॉलिड इन गैस टाइप में। तो आई होप कि ये कन्फ्यूजन आपको दूर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ लिक्विड इन गैस टाइप। देखो अब इसमें क्या है, जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन, ठीक है ना। देखो क्लोरोफॉर्म जो है ये आपका लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम मिक्स करेंगे किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल रहेगी। सिमिलरली गैस इन गैस टाइप, जैसे कोई भी दो गैसेस अगर आपके पास है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस, इनको आप मिक्स कर रहे हैं तो ये होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। सो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस टाइप सॉल्यूशन। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।